हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की डेट है 8 नवंबर 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। और ये जो हेडलाइन ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जो यूटीज की सरकार है या फिर स्टेट की सरकार, उनको बोला है कि पब्लिक प्लेसेस से वहां से डॉग को हटाओ, क्योंकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को असुविधा हो सकती है और कभी कभी इनके काट लेने से कोई बीमारी भी होने की संभावना, रेबीज जैसी बीमारी होने की संभावना भी रहती है। एक और न्यूज है, ट्रंप अगली साल भारत विजिट कर सकते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो अटके हुए समझौते हैं, आर्थिक या फिर जो निर्यात आयात से संबंधित समझौते हैं, टैरिफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सकता है। बाकी यही मुख्य न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सेना स्पेक्टेबलिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की एक आक्रामक प्रजाति है। आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार इसे संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ये सेना स्पेक्टेबलिस है। ये पीले पीले फूलों वाला एक पौधा होता है, जो मूल रूप से, सही बात है, अमेरिका की उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का पौधा है। और ये भारत के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो साउथ में वगैरह है, वहां पे ये इन्वेजिव स्पीसीज यानी आक्रामक प्रजाति है। आक्रामक प्रजाति वो होती है जो किसी बाहरी क्षेत्र से आती है और उसका उस वातावरण में इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाता है कि जो स्थानीय, जहाँ की स्थानीय पौधे वगैरह होती है, प्रजातियां होती है, उनको खतरा होने लगता है। तो इस वजह से ये न्यूज में थी। और देखते हैं इसके बारे में और फैक्ट है। ये देखो, एक्चुअली में अभी एक आईएएस ऑफिसर है, तो उन्होंने अभी जो द हिंदू का एक फोरम है, वहां पे उन्होंने डिस्कस किया था कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व में से 1363 हेक्टर में से इनको रिमूव किया गया है। मतलब ये इन्वेजिव स्पीसीज है, उनको रिमूव किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है दोनों ही। ये एक पर्णपाती वृक्ष है जो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी है। घने पत्ते स्थानीय पेड़ और घासों की वृद्धि को बाधित करता है, जिससे वन्य जीवों, विशेषकर शाकाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। मतलब हर जगह यही फैल जाता है। ठीक है। स्थानीय पौधों की प्रजातियों के अंकुरण और विकास में बाधा उत्पन्न करता है। और डेफिनेटली ज्यादा फैलेगा तो क्या हो जाएगा कि सूर्य की रोशनी वगैरह वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, तो अंकुरण वगैरह होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। आईयूसीएन की स्थिति है इसकी लिस्ट कंसर्न। बहुत ज्यादा पैदा होता है तो इसकी एंडेंजर्ड वगैरह की स्थिति हो ही नहीं सकती, तो ये लिस्ट कंसर्न की लिस्ट में आता है। भारत में और आक्रामक प्रजाति है, एक लिस्ट मैंने बनाई है, तो जब भी कोई न्यूज में हो तो इनको देख लेना। वाइपर घास है, लेंटाना कैमरा है, प्रोसोपिस जुलिस फ्लोरा है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया 2018 में कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये भारत में आक्रामक प्रजाति है, जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह यहाँ पे बहुत होता है, बबुल बबुल करके बोलते हैं। पानी की जलकुंभी है, अफ्रीकी कैटफिश है, कपास मिली बग है, या प्रीमरोज विलो है। इनको बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख लेना। यहाँ पे ये कहीं भी दिख जाए ना ये, तो ये सभी आक्रामक प्रजाति है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमलाई टाइगर रिजर्व भी न्यूज में है, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये एक्चुअली कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ना, ट्राई जंक्शन है, वहां पे है। इसके ऊपर देखने जाओगे तो एक तो वायनाड है, यहाँ पे वायनाड है, और यहाँ पे नीलगिरी है, और यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रि जंक्शन पर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है खासकर। ठीक है। इसके पश्चिम में वायनाड और उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये है। और एक आम सीमा जो बाघ और एशियाई हाथी जैसे प्रमुख प्रजातियों के लिए एक बड़े संरक्षण प्रदेश का निर्माण करता है। मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य उन 14 बाघ अभ्यारण्यों में से एक है जिन्हें लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए संरक्षण आश्वासन या बाघ मानक का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखना, मधुमलाई टाइगर रिजर्व इसमें शामिल है। महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? लंबी घास उगती है जिसे एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, वो इस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 8% प्रजातियां मधुमलाई में स्थित है। ये अच्छा फैक्ट है दोनों, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी।
सेकंड है ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके कार्य न्यायिक और सलाहकारी होते हैं। तो ये तीनों ही सही है, बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत ये एक वैधानिक बॉडी है, तो इसका डी आंसर राइट होगा। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत गठित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का प्रमुख प्रतिस्पर्धा नियामक है। यानी कि जो बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है ना, जो कोई कंपनी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसने गूगल वगैरह पे भी इसने फाइन लगाया है। जो कोई अलीगल प्रथा वगैरह, यानी कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने में कुछ अनएथिकल जो प्रथाओं का उपयोग करता है, तो उस पे ये क्या लगाता है कि कंपनियां सब आगे बढ़े और नैतिक तरीके से आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि कोई अनैतिक तरीके से या अपने धन का, अपने प्रभाव का उपयोग करके कोई आगे बढ़े। तो इसलिए ये ध्यान रखता है कि जितना भी कंपटीशन हो वो स्वस्थ तरीके से हो बिजनेस में, इसका काम है। ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंदर काम करती है, एक वैधानिक निकाय है। पहले क्या था, 1969 में एक MRTP अधिनियम लाया था, उसको इसने 2002 में रिप्लेस किया था, ध्यान रखना। और ये राघवन समिति की सिफारिशों पर इसको लाया गया था, तो ध्यान रखना। कुछ फैक्ट है, MRPT अधिनियम के रिप्लेसमेंट में इसको लाया था, राघवन समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। ठीक है, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि राजाधिराज लिमिटेड द्वारा रेनॉन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में एक निश्चित शेयरधारिता अधिग्रहण को मंजूरी दी है, इसलिए CCI हमेशा न्यूज में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रशांत महासागर अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर पर स्थित है और यह अक्सर भूकंप आते रहते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़े तांबा और चांदी उत्पादकों में से एक है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है, जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, दो और तीन, केवल एक और तीन, और तीनों ही। एक्चुअली भारत और पेरू के बीच में बिजनेस टॉक चल रही है, तो वो अभी 9वें दौर की सफल हुई है, तो इस वजह से ये पेरू न्यूज में है। देखो ये पेरू की लोकेशन है, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, पेरू है। यहाँ पे देखोगे तो इक्वाडोर है, कोलंबिया है, यहाँ पे ब्राजील है, बोलीविया है और चिले है। ये इसके साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो ध्यान रखना, भारत और पेरू के बीच में व्यापार समझौते के 9वें दौर की वार्ता पेरू में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। सीमाएं किस किस के साथ है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया और चिली के साथ। 5 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। पेरू 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला वाला तटीय क्षेत्र है, दूसरा एंडीज है और तीसरा वाला है वो है अमेजन का, यानी कि कोस्टा है, सियरा है, अमेजोनिया है, ठीक है, सेल्वा क्षेत्र है। सबसे ऊंची छोटी कौन सी है? माउंट माउंट हुआ सकरन 6768 मीटर ऊंची है। इसका प्रभाव बोलीविया में भी है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, ध्यान रखना, टिटिकाका झील, तो ये वहां पे है। सोने और तांबे का एक प्रमुख आयातक देश है भारत। यह दुनिया की सबसे बड़े तांबा और चांदी उत्पादकों में से भी एक है। तो ध्यान रखना, कभी भी मिलान करने के लिए आ जाए कि पेरू को चांदी या तांबे के साथ मिलान किया जाए तो सही होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि स्थिति, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी की गई FAO द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के द्वारा जारी की गई है, या फिर UNEP द्वारा जारी की गई है? एक्चुअली में ये FAO द्वारा जारी की गई है। जो मनुष्य के द्वारा भूमि का क्षरण हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर उत्पाद या खाद्य उत्पादों में जो उत्पादकता में कमी आ रही है या फिर पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है, उसको मापने के लिए स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट आती है FAO की। तो देख लेते, अभी जारी हुई है ये रिपोर्ट, तो इसलिए न्यूज में संयुक्त राष्ट्र ने कि FAO द्वारा 3 नवंबर को खाद्य एवं कृषि स्थिति FAO रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट 2025 उन तरीकों का गहन मूल्यांकन प्रस्तुत करती है जिसमें मानव प्रेरित भूमि क्षरण से क्या क्या प्रभावित होता है, कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को भी प्रभावित करता है। FAO के बारे में देख लेते हैं। ये 1945 में स्थापित है और ये इसका मुख्यालय वो कहाँ पे? रोम में है, इटली, रोम में, ठीक है।
और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है और इसके 195 मेंबर है। ध्यान रखना इसके बारे में। एफएओ की और कौन सी रिपोर्ट जारी करती है वो देखते हैं। कृषि वस्तु बाजारों की स्थिति, खाद्य एवं कृषि की स्थिति है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति है, खाद्य और कृषि के लिए विश्व के पशु आनुवांशिक संसाधनों की स्थिति, खाद्य और कृषि के लिए विश्व की जैव विविधता स्थिति, विश्व में वन आनुवांशिक संसाधनों की स्थिति, विश्व वनों की स्थिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, खाद्य और कृषि के लिए विश्व के भूमि और जल संसाधनों की स्थिति, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति, मृदा संसाधनों की स्थिति। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट कर रखी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय माउस डियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे छोटी हिरण की प्रजाति है। असली हिरणों के विपरीत नर माउस डियर में सींग होते हैं। आयुसीएन द्वारा लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं? तो इसको सही बात है, ये सबसे छोटी हिरण की प्रजाति है। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये सबसे छोटी है वो हिरण की प्रजाति है, ये सही बात है। और दूसरा भी सही है कि असली हिरणों के विपरीत नर माउस में डियर में सींग नहीं होते हैं और आयुसीएन में लुप्त प्राय नहीं है, लिस्ट कंसर्न है। ध्यान रखना। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में दुर्लभ भारतीय माउस हिरण की तस्वीर ली गई है। भारतीय चित्तीदार सेवरोटेन, जिसे आमतौर पर भारतीय माउस हिरण भी कहा जाता है, एक छोटा गुप्त खूर वाला जानवर है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मोसियोला इंडिका, भारत में पाई जाने वाली सबसे छोटी हिरण प्रजाति है, सबसे प्राचीन जुगाली करने वाली पशु वंशों में से एक है। इसका निवास स्थान है अर्ध सदाबार, नम सदाबार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में पाए जाते हैं। इसका वितरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत और श्रीलंका के घने जंगलों में और नेपाल में भी पाया जाता है। और भारत में अगर बात करें तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट, मध्य भारत जंगलों में निवास करता है। ये लिस्ट कंसर्न है, सबसे कम चिंताजनक स्थिति में है। ध्यान रखना। अच्छा, तुंगारेश्वर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मुंबई के बाजू में ही पालघर डिस्ट्रिक्ट है, विरार और वसई के पूर्व में स्थित है। ये देखो यहाँ पे है, ये कोस्ट लाइन है, ये मुंबई है, तो ये वसई विरार है, वहां पे स्थित है, जिसे तुंगारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाता जाता है। भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुंबई के उत्तर में पालघर जिले में वसई और विरार में एक पठार पर स्थित है। 85 इसका जो वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ स्थित है बोरीवली में, संजय गांधी नेशनल है। और तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच एक गलियारा ये बनाता है। तो 3 फैक्ट, संजय गांधी नेशनल पार्क भी पता रखना और तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य भी यही आसपास स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय में 18 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश एक अलग सदस्य देश से होता है और 9 वर्ष के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसके वर्तमान सदस्यों में से एक है। आईसीसी उन मामलों की भी सुनवाई करने के लिए सक्षम है जहां अपराध जिस देश में किया गया था वह रोम संविधि का पक्षकार नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। यहां आते ही ये गलत हो गया पहला वाला। नवीकरणीय कार्यकाल के एक बार चुना गया तो दोबारा नहीं चुना जा सकता जज वहां का। और ये बात है कि अमेरिका, भारत, इजराइल, चीन जैसे देश इसके सदस्य नहीं है। आईसीसी उन मामलों की भी सुनवाई करने के लिए सक्षम है जहां अपराध जिस देश में किया गया वो रोम संविधि का पक्षकार नहीं है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है कि वो संविधि का हिस्सा होना चाहिए। तो एक भी सही नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। देख लेते इसके बारे में। 17 जुलाई 1998 को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते रोम संविधि के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना अधिदेश है। आईसीसी उन व्यक्तियों की जांच करता है या मुकदमा चलाता है जिन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के संबंधित सबसे गंभीर आरोप होते हैं। ये व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चला सकता है। इसके 125 सदस्य देश है। इसमें कौन कौन नहीं है? चीन नहीं है, भारत नहीं है, इजराइल नहीं है, रूस नहीं है, सब, और यूएसए नहीं है, यानी आईसीसी के पक्षकार नहीं है। मतलब सब डाकू लोग इसके पक्षकार नहीं है। वित्त पोषण है। सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, व्यक्तियों, निगमों, अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक योगदान लेता है। न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट होता है। 18 न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश अलग अलग देश से होता है।
कोई एक देश से दो न्यायाधीश नहीं हो सकते, कार्यकाल कितने साल का होता है, 9 साल का होता है, और नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं सिलेक्ट किया जाता है। सुनवाई करने के सक्षम है तभी एक देश जहां अपराध किया गया था रोम संविधि का पक्षकार हो, या फिर अपराधी का मूल देश रोम संविधि का पक्षकार हो, या तो व्यक्ति उस देश का होना चाहिए जहां से रोम संविधि यानी कि इस पे साइन किया हुआ हो, या फिर जिस देश में अपराध हुआ हो, जिस व्यक्ति ने उस देश में अपराध किया वो होना चाहिए। तो दोनों होगा तो ही ये सुनवाई कर सकता है। तीसरा है कि आईसीसी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसा करने से असमर्थ हो या फिर क्या हो, अनिच्छुक हो। आईसीसी को केवल 1 जुलाई 2002 के बाद के ही अपराधों के लिए सुनवाई का अधिकार है, उससे पहले कोई भी घटना हो रखी है उसका सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन PMKVY 4.0 का सही वर्णन करता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य युवाओं को AI, ड्रोन, रोबोटिक्स जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रदान करना है। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को आजीविका ऋण प्रदान करता है। यह औद्योगिक स्टार्टअप के लिए एक मुफ्त वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। इसका जो है 4.0 अभी आया है, तो 4.0 एडवांस टेक्नोलॉजी में कौशल प्रदान करना, उनको स्किल डेवलप करना, युवाओं में इस जो AI है, ड्रोन है, रोबोटिक्स ऐसी जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करना है। तो इसका आंसर बी राइट होगा। देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह कौशल प्रमाणन के लिए एक प्रमुख योजना जिसे भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका के लिए औद्योगिक प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण देने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, सही बात है। इसको लॉन्च किया गया 2015 में नई सरकार आने के बाद। वर्तमान में अपने चौथे चरण में PMKVY कहाँ पे, चौथे चरण में 4.0 में है। घटक है इसके लघु अवधि प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संरेखित जो पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया था उसके तहत, और पूर्व शिक्षण की मान्यता शामिल है। इसके भौगोलिक कवरेज आकांक्षी, पिछड़े, सीमावर्ती, आदिवासी और वामपंथी उग्रवाद जिले जो है उन पर विशेष फोकस किया गया है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन का अच्छा वर्णन करता है? सीमा पार अफीम व्यापार नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए NCB द्वारा एक पहल है, नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा। भारत में नशीली दवाओं के अवैध निर्माण को लक्षित करने के लिए एक समन्वित DRI कार्रवाई है, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पर्चे वाली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को विनियमित करने के लिए एक अभियान है। स्कूली बच्चों के बीच में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक जागरूकता कार्यक्रम है। तो ये DRI की पहल है, और भारत में नशीली दवाओं के अवैध निर्माण को लक्षित करने के लिए एक समन्वित DRI पहल है, ध्यान रखना। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI, ठीक है, ने ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन के तहत गुजरात में एक प्रमुख अवैध दवा निर्माण इकाई का पर्दाफाश किया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ये भारत सरकार की सर्वोत्तम तस्कर विरोधी एजेंसी है, ध्यान रखना। और अप्रत्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। तो वित्त मंत्रालय के अंदर यहाँ पे जो दवा पकड़ी गई है ना वो ये है एप्राजोलम क्या होता है? ये एक मनोविकारी पदार्थ है जो नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ NDPS अधिनियम 1985 के तहत ये विनियमित होती है। और ये दवा वर्ग है बेंजोडाइजेपाइन नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रबंधन में किया जाता है, जैसे सामान्य चिंता विकार है, या फिर कोई आतंक विकार है, टेंशन वगैरह है, अवसाद से जुड़ी चिंता के लिए किया जाता है इस दवा का उपयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत एक मूल और अनिवार्य सुरक्षा है? ये गिरफ्तारी के विरुद्ध आपकी सुरक्षा के लिए 22 आर्टिकल होता है, वो होता है। तो उसमें 22(1) है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हालिया, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। संबंधित अपराधों के लिए गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। केवल विशेष कानून के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार है। किसी भी कानून के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। सभी मामलों में गलत गिरफ्तारी के लिए मुआवजे का अधिकार है।
तो ये सभी अपराधों के लिए गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। आप लिखित में नहीं तो आप एटलीस्ट मौखिक में बताइए, लेकिन बताना जरूरी है। किसी को आप गिरफ्तार कर रहे हो, पुलिस कोई गिरफ्तार कर रही है, तो वहां पे बताना जरूरी है। मिहिर राजेश शाह बना महाराष्ट्र राज्य और अन्य वाद में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी लिखित रूप में नहीं दी जाती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, मूल अधिकार का उल्लंघन है। और गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार यह अनुच्छेद 22(1) के तहत एक मूल और अनिवार्य सुरक्षा उपाय है, जानना जरूरी है। यह भारतीय बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता में वर्णित अपराधों सहित सभी अपराधों पर लागू होता है। इस फैसले में स्पष्ट हुआ कि संवैधानिक सुरक्षा केवल विशेष कानून जैसे गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यूपीए या धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी कानूनों के मामले में लागू है। ध्यान रखना है। अपवाद वाली स्थिति है कि यदि किसी स्थिति में तुरंत लिखित आधार देना संभव नहीं है तो आरोपी को मौखिक रूप से भी बताया जा सकता है। ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क बिम्सरैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह अनुसंधान अनुदानों को जोड़कर और प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थानों को बिम्स्टेक देशों के उनके समकक्षों से जोड़कर संस्थान साझेदारी को सुगम बनाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, न तो एक और नहीं 200 नहीं है। तो ये जो पहल है ये शिक्षा मंत्रालय की पहल नहीं है, ये विदेश मंत्रालय की पहल है। किसकी पहल है? विदेश मंत्रालय की। और भारत में जो भी इंस्टीट्यूट है रिसर्च करने वाले, उनको जो बिम्स्टेक के देश है, अन्य देशों के जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ जोड़ के ये रिसर्च को बढ़ावा देना है। यह है कि बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला कथन गलत है। बिम्स्टेक जुड़वा अनुसंधान अनुदानों यानी ज्वाइंट R&D से रिलेटेड है। अनुदानों और विभाजित स्थल PhD फेलोशिप के माध्यम से संस्थागत साझेदारी को सुगम बनाता है, जिससे प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान बिम्स्टेक देशों के अपने समकक्षों से जुड़ते हैं। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में 7 सदस्य देशों का समूह है, जिसमें 5 तो एशिया के समूह है, ये नॉर्मल सार्क वाले, और 2 देश है वो आसियान देश है। दक्षिणी एशिया से 5 सदस्य, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है और श्रीलंका है। तो ध्यान रखना, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका ये तो बे ऑफ बंगाल समुद्र से जुड़े हुए, लेकिन भूटान और नेपाल जुड़े हुए नहीं है समुद्र से, फिर भी ये इसके मेंबर है। म्यांमार और थाईलैंड भी इसके मेंबर है, जो एशिया के 2 अन्य मेंबर है। ध्यान रखना इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 10 टॉपिक डिस्कस किए जो पॉसिबल थे। अलग अलग सोर्स से उठा के हमने इन सब को डिस्कस किया, और ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।